नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क न्यूज, जहां मिलती है आपको ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। जानिए आज की कुछ खास खबरें तेज भारत नेटवर्क न्यूज के साथ। उत्तर मुंबई जिला कार्यालय में आज वर्ष 2026 के केंद्रीय बजट को लेकर जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमुख रूप से पूर्व सांसद श्री गोपाल सेठी, बोरीवली विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री संजय उपाध्याय, दहिसर के विधायक श्रीमती मनीषा ताई चौधरी एवं कांदिवली के विधायक श्री अतुल भाटलकर उपस्थित रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि 2026 का बजट पूरी तरह से जनहित को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह बजट समाज के हर वर्ग, चाहे वह सामान्य वर्ग हो, ओबीसी हो या एससी वर्ग, सभी के विकास और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करता है। पूर्व सांसद गोपाल सेठी ने कहा कि यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ साथ आम नागरिकों को राहत देने वाला है। वहीं विधायकों ने बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को लेकर किए गए प्रावधानों की सराहना की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता से अपील की गई कि वे बजट के प्रावधानों को समझे और इसका लाभ उठाए। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों तक यह संदेश पहुंचाना था कि 2026 का बजट समावेशी विकास और जन कल्याणकारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। देश के विकास दर को बढ़ाने वाला, रोजगार निर्मित करने वाला और साथ में महाराष्ट्र और मुंबई को विकास के गति को मदद करने वाला इस प्रकार का ये केंद्रीय अर्थसंकल्प है। इसके लिए इस अर्थसंकल्प का मैं स्वागत करता हूँ। केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उनको महाराष्ट्र, मुंबई की तरफ से धन्यवाद भी देना चाहिए। उन्होंने 9वीं बार बजट पेश किया, इसके बारे में क्या? नहीं, 9वीं बार बजट पेश करके एक दृष्टि से उन्होंने एक विक्रम भारत के इतिहास में रचा है और मुझे लगता है कि उनके कार्यकाल में और माननीय मोदी जी के कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था ने विशेषतः कोविड का संकट आने के बाद भी बहुत गति प्राप्त की है। और आप देखेंगे कि मैक्रो और मैक्रो इकोनॉमी, ये दोनों इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आज भारत के दृष्टि से अच्छे चरण सीमा पे है। इन्फ्लेशन का रेट 2% के लगभग है। फॉरेन रिजर्व ये अपने $700 बिलियन के आगे जा रहे हैं। उसी समय वित्तीय जो टूट रहती है, डेफिसिट रहता है, वो मिनिमम की तरफ जा रहा है। वित्तीय घाटा जो है जीडीपी के तरफ से वो भी घटने के कगार पे हमको लगातार हर बरस दिख रहा है। और इसके साथ साथ जब दुनिया का हर देश का ग्रोथ रेट 3% से आगे नहीं जा रहा है, तब भारत का विकास का दर, वृद्धि का दर ये 7% के आगे जाने के कगार में है। मुझे लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था ये बहुत अच्छे परिस्थिति में है और उसका पूरा श्रेय केंद्र सरकार के सटीक इस प्रकार के आर्थिक नीतियों को जाता है। देखो, विपक्ष को कुछ न कुछ गलत बातों को निकालना और गलत बातें पेश करना विपक्ष के लोगों का धंधा बना है। कि केरल का भी जिक्र किया है, रेयर अर्थ के विषय को लेकर, उड़ीसा को भी लेकर जिक्र किया। तो उड़ीसा में चुनाव है क्या? महाराष्ट्र को इतनी बड़ी सहायता दी है तो महाराष्ट्र में कोई चुनाव है क्या? और इसके लिए जब केंद्रीय अर्थ मंत्री बजट पेश करते हैं तो पूरे भारत का चित्र सामने रखते हुए नॉर्थ ईस्ट को टूरिज्म को लेकर इतनी सारी रियायतें दी है, तो नॉर्थ ईस्ट में कौन सा चुनाव है? बिहार में कौन सा चुनाव है? जो टूरिस्ट सर्किट पूरे देश में निर्माण करने की घोषणा उन्होंने की है। मुझे लगता है कि विपक्ष ने बड़ा दिल दिखाकर इस बजट का स्वागत करना चाहिए। वित्तीय शिस्त का पालन किया है और विकास का दर भी बढ़ाने का काम किया है। इसके कारण रोजगार निर्मित बड़े पैमाने पे देश में हुई। को लेकर बहुत सारी योजना है। अभी उसके डिटेल्स तो आपको बजट के आंकड़े देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी जो धोरण स्वीकारा है नई शिक्षा नीति के अनुसार, आप देख रहे हैं कि 3 महीने में एक बार एक फॉरेन की नई यूनिवर्सिटी यहाँ अपना विद्यापीठ खोलने की घोषणा कर रही है। साथ में नई शिक्षा नीति के कारण मातृभाषा में शिक्षण देने पर बल दिया है। और इसके लिए मुझे लगता है कि शिक्षा नीति को लेकर बहुत सारे अच्छे कदम इस बजट के माध्यम से और बजट के पहले भी केंद्र सरकार ने उठाए।
कब पेश करना ये वित्त मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री और कैबिनेट का अधिकार होता है। 23 फरवरी से महाराष्ट्र विधानसभा का वित्त सत्र चालू होगा, वो उसकी घोषणा उचित समय पे करेंगे। यह थी आज की खास खबरें। तेज भारत नेटवर्क न्यूज के साथ जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।